हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखा था। उसमें अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जो हेलोएरिन होती हैं उनकी क्रियाशीलता जो होती है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ही कम होती है। ऐसा क्यों होता है? उसके कुछ रीजन है, 3-4 रीजन है, वो अपन आज पढ़ेंगे। कुछ रिएक्शंस तो उसमें अपन ने देख ली थी और ये भी पढ़ा था उसमें कि भाई अगर आप बेंजीन रिंग या फिर जो भी आप हेलो एरिन ले रहे हो उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जोड़ देते हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। किसके प्रति? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बढ़ जाती है। चलो तो आज अपन देखते हैं कि जो हेलो एरिन है इनकी रिएक्टिविटी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ही कम क्यों होती है। देखो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है हेलो एरिन जो है, हेलो एरिन, हेलो एरिन की क्रियाशीलता, हेलो एरिन की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्यों? इसका रीजन बताना है अपने को कि ऐसा क्यों होता है। हेलो एरिन जो है उनकी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति बहुत ही कम क्यों होती है। चलो देखते हैं इसके क्या है, 4 रीजन है। पहला रीजन जो है वो है अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेजोनेंस इफेक्ट। इंग्लिश में से कहेंगे अपन रेजोनेंस इफेक्ट। अनुनाद प्रभाव जो है इसमें देखते हैं अपन, जो भी आप हेलो एरिन ले रहे हो, जैसे अपन कोई क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन जो है उसमें रेजोनेंस देखेंगे अपन की किस प्रकार से वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता को दर्शाता है, वो देखते हैं अपन। देखो अपन ने एग्जांपल के रूप में देखते हैं अपन क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। चलो एक हेलो एरिन आपने ले लिया, क्लोरोबेंजीन, ये है अपने पास क्लोरोबेंजीन। अब देखो क्लोरोबेंजीन में अपन अनुनाद देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं। देखो पहले मैं बता देती हूँ कुछ थोड़ा सा एक बार। हेलो एरिन जो है जब इनमें रेजोनेंस की बात करते हो आप तो रेजोनेंस से क्या हो जाता है, जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेजोनेंस में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता है भाई सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मतलब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो अपना डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में अपने को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि अनुनाद प्रभाव के कारण जो हेलोजन और जो कार्बन बॉन्ड है CX बॉन्ड जो है उसमें क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अपन बात करें इसमें रेजोनेंस की, तो इसमें जो रेजोनेंस होगा इस प्रकार से, कार्बन सॉरी क्लोरीन जो है इसके पास क्या होते हैं, 3 लॉन पेयर्स होते हैं, 3 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे भाई, देखो जैसे ही ये लॉन पेयर इधर मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएंगे। तो इसमें अपन देखेंगे आगे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी। ये डबल बॉन्ड यहां से हट गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। आप देखो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और ये क्लोरीन है, इसका एक लोन पेयर जो है वो यहाँ से आपने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक लोन पेयर की जगह
और 2 लोन पेयर बचे रह जाएंगे अपने, ये 2 लोन पेयर बचेंगे। अब देखो आगे क्या होता है, इसमें जब अपन बात करते हैं आगे ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये जो वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है इसको मूव करना पड़ेगा, ये मूव हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो आगे वाली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, देखो ये बेंजीन रिंग है अपनी, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड और ये Cl इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके लॉन्ग पेयर्स एज इट इज है जैसे पहले थी, ये लॉन्ग पेयर्स हो गए अपने। अब देखो आगे क्या होता है, फिर से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये मूव करेगा, आगे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ से मूव हो जाएंगे, आगे वाले कार्बन पे चले जाएंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बन जाएगी अपनी। यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये अपना, और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आगे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से मूव करेंगे और ये आगे बॉन्ड बना लेंगे, और फिर से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आया था वो यहाँ पर चला जाएगा, और क्लोरीन के पास इसके लोन पेयर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, फिर से ऑक्यूपाई हो जाएंगे। जो एक लोन पेयर आपने काम में लिया था बॉन्ड बनाने में, वो लोन पेयर फिर से इसके पास आ जाता है। तो ये जो है इस प्रकार से हेलो एरिन जो है वो क्या दर्शाता है, रेजोनेंस दर्शाता है। और इसके रेजोनेंस में अपन देखते हैं जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में। तो इस प्रकार से ये जो है ये क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्लोरोबेंजीन की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब देखो इसमें अपन ने क्या देखा कि जो कार्बन और हेलोजन वाला जो बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए अपन कहते हैं कि हेलो एरिन जो है इनकी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रति क्या होती है, बहुत ही कम होती है। एक तो ये रीजन था जिसमें अपन ने देखा कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है इसके कारण में क्या होता है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसमें देखते हैं अपन डबल बॉन्ड आ जाता है तो आप इस वाले बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो। इसमें डबल बॉन्ड आ गया दोनों के बीच में, तो आपको पता भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, तो जो हेलोजन आपका वो क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा किसी नाभिक स्नेही के द्वारा। तो प्रतिस्थापित होने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा भाई, ये तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो इसको आसानी से आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, वियोजित नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये था पहला रीजन कि हेलो एरिन जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रति क्रियाशील कम क्यों होती है। अब देखो सेकंड रीजन जो है इसका वो है हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट, संकरण प्रभाव। सेकंड रीजन जो है इसका वो है हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट, संकरण प्रभाव, संकरण प्रभाव। सेकंड रीजन आएगा अपना संकरण प्रभाव। इंग्लिश में इसे बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। देखो इसमें देखते हैं जनरली जैसे आप बात करते हो किसकी, हेलो एल्केन की, कहने का मतलब एल्केन हैलाइड जो है उसमें जो आपका कार्बन है वो क्या रहता है, जैसे कोई भी एल्केन हैलाइड लिया आपने, ये एल्केन हैलाइड है, ये लो एल्केन हैलाइड। तो एल्केन हैलाइड में जो कार्बन होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और जब आप बात करते हो हेलो एरिन की, इसकी बात करते हैं हेलो एरिन की, तो इसमें क्या होता है जो हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है।
और जब बात करते हैं हैलोजन से जुड़े एल्किल हैलाइड की, तो उसमें क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। अब देखो जब आप एस करेक्टर की बात करते हो, यहां पर एस करेक्टर की बात करते हो sp2 में परसेंट एस करेक्टर जो है, परसेंट एस करेक्टर, और यहां पर भी sp3 में बात करते हैं परसेंट एस करेक्टर। तो देखो इसमें जब परसेंट एस करेक्टर निकालते हैं तो क्या आ जाता है, इसमें आते हैं समथिंग अपने 33.33% आते हैं, ठीक है। और इसकी जब बात करते हैं अपन sp3 की, तो इसमें कितने आते हैं, 25% आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है 3 ऑर्बिटल है, 3 में से एक sp है, सॉरी एक s ऑर्बिटल है, तो इसका कितना परसेंट हुआ, s का परसेंट कितना हुआ, s का परसेंट 33.33% हुआ, और इधर कितना हुआ, 4 ऑर्बिटल है, उसमें से s का कितना हुआ 25%। आप लिख भी सकते हो ऐसे 1/4 में से 1 s है, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ गया 25%। इधर क्या आ गया, 3 में से एक s है अपना, और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 33.33, और आगे इधर आ जाएगा 25%। अब देखो जैसे अपन बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड और ये अपना एरिल हैलाइड, ये तो क्या है, एरिल हैलाइड है अपना, एरिल हैलाइड, और ये है अपना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में जब बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन एरिल हैलाइड में sp2 है कार्बन का, और एल्किल हैलाइड में क्या है sp3 है। तो देखो इसमें क्या होता है, एरिल हैलाइड में परसेंट एस करेक्टर एल्किल हैलाइड से ज्यादा होने के कारण कार्बन हैलोजन बंध जो है, कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, एल्किल हैलाइड की तुलना में कम होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो हेलोएरिन होते हैं उनकी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ही कम होती है। ये था अपना सेकंड संकरण प्रभाव, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट, जिसमें फिर से बता देती हूँ मैं एक बार, एरिल हैलाइड जो है उसमें जो हैलोजन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एल्किल हैलाइड में हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जब अपन परसेंटेज कैरेक्टर की बात करते हैं तो एरिल हैलाइड में परसेंटेज कैरेक्टर की बात करें कार्बन के जो डायरेक्ट हैलोजन से जुड़ा हुआ है उसमें कितना है 33.33% है, इधर कितना है 25%। इधर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण कार्बन हैलोजन बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति जो हेलोएरिन है उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। अब देखो इससे आगे बात करते हैं अपन, थर्ड जो इफेक्ट है अपना वो है अपना एरिल कार्बोकेटाइन जो बनता है। देखो एरिल हैलाइड में जब बात करेंगे अपन, हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो हैलोजन अगर रिलीज होता है वहां से तो आपको पता है नेगेटिव आयन की फॉर्म में निकलेगा, तो बेंजीन रिंग है उस पे क्या बचेगा, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव बचेगा। आपको पता है बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, बेंजीन रिंग पे जब बात करते हैं अपन पॉजिटिव चार्ज की तो वो स्टेबल नहीं होता है। देखो थर्ड जो बात करते हैं, थर्ड रीजन क्या है इनकी रिएक्टिविटी का, थर्ड रीजन है हेलोएरिन, हेलोएरिन के कार्ब धनायन, हेलोएरिन के कार्ब धनायन का अस्थायित्व है, मतलब वो स्थायी नहीं है, अस्थायित्व। देखो जब अपन बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की तो उसमें क्या होगा, जो भी आप हेलोएरिन ले रहे हो, जैसे ये वाला हेलोएरिन लिया आपने, ये हेलोएरिन है, तो आपको पता है यहां से कार्बन हेलोजन बॉन्ड तो ब्रेक होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएगा। कहने का मतलब जो हेलोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, हेलोजन की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ जाएंगे तो फिर बेंजीन रिंग पे क्या बचा, बेंजीन रिंग पे भी फिर पॉजिटिव चार्ज बचा, तो बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, और क्या रिलीज हो गया इधर, हेलोजन रिलीज हो गया। तो ये क्या है, हेलोएरिन से बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होता है, नॉन स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है,
अस्थायी होता है। ये क्या बनता है? अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इस कारण भी अपन कहते हैं कि जो हेलोएरिन है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ये तीसरा रीजन था अपना। फिर से सुन लेना। हेलोएरिन में जब बात करते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के लिए, तो उसमें जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपको पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है जिस परमाणु की, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। जैसे अपन बात करें ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो हेलोजन पे तो क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और जो बेंजीन रिंग है उस पे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे आता है तो वो अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। कहने का मतलब जो कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या बनता है? अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। एक ये रीजन था। और एक लास्ट और अगला जो रीजन है वो है प्रतिकर्षण प्रभाव। प्रतिकर्षण किस प्रकार से? देखो, जैसे अपन बात करते हैं, फोर्थ नंबर है अपना प्रतिकर्षण प्रभाव। प्रतिकर्षण प्रभाव, रिपल्सन इफेक्ट। रिपल्सन इफेक्ट जो होता है, रिपल्सन इफेक्ट, इसमें देखते हैं अपन। देखो रिपल्सन इफेक्ट में क्या होता है, जनरली अपन बात करते हैं कि बेंजीन रिंग जो होती है हेलोएरिन की, हेलोएरिन जो होता है अपना, हेलोएरिन जो होता है, जैसे ये बना लिया अपन ने हेलोएरिन। हेलोएरिन जो होता है अपने आप में क्या होता है? अपने आप में भाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन धनी होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, या फिर कह सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज को लिए हुए रहता है। इसलिए जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है इसके पास, तो न्यूक्लियोफाइल भी अपने आप में क्या है भाई? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो दोनों ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण दोनों के बीच में क्या रहता है? रिपल्सन होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो ये भी एक रीजन है किसका? कि जो हेलोएरिन है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रति क्रियाशीलता कम दर्शाते हैं। देखो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे अपन ने अभी एक क्वेश्चन स्टडी किया है, हेलोएरिन की क्रियाशीलता नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रति क्या होता है? बहुत ही कम होती है। क्यों होती है? इसका पहला रीजन मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में। पहला रीजन था इसका रेजोनेंस इफेक्ट। पहला रीजन क्या था? रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें अपन पढ़ रहे थे कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो ब्रेक होने वाला होता है उस बॉन्ड में क्या आ जाते हैं? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए उसको वियोजित करना या ब्रेक करना आसान नहीं होता। सेकंड रीजन आपने पढ़ा है अभी, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। सेकंड रीजन जो पढ़ा है अपन ने वो पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट में अपन ने ये पढ़ा है कि जो हेलोएरिन होते हैं उनमें डायरेक्ट हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसमें बॉन्ड डिक्रीज हो जाता है, इसलिए अपन कहते हैं कि हेलोएरिन जो है उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम होती है। किसके प्रति? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति। थर्ड रीजन जो पढ़ा है अपन ने वो पढ़ा है कि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन बनता है, हेलोएरिन से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या बनता है? अनस्टेबल बनता है। हेलोजन निकलने के बाद बेंजीन रिंग पे क्या बच जाता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे स्टेबल नहीं होता है, इसलिए अपन कहते हैं कि बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इसलिए हेलोएरिन जो है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। और लास्ट और फोर्थ रीजन अभी अपन ने जैसे पढ़ा, रिपल्सन इफेक्ट। रिपल्सन इफेक्ट, इसमें क्या होता है? जैसे अपन पढ़ते हैं हेलोएरिन में जो बेंजीन रिंग होती है वो अपने आप में क्या रहती है, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं हेलोएरिन जो है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन धनी है या फिर इसके ऊपर ऋणावेश रहता है, इसलिए जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी क्या रहता है? ऋणावेश रहता है। दोनों ही क्या है? ऋणावेश ऋणावेश आपस में क्या करते हैं? जो नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाता है? दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाता है, इसलिए हेलोएरिन जो है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो ये चार रीजन अपन ने पढ़े हैं सीक्वेंस से। अब देखो इससे आगे अपन पढ़ते हैं, जैसे कल मैंने बताया था आप लोगों को, पिछली क्लास में बताया था कि जो हेलोएरिन है अगर इनके ऊपर आप कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ऐड कर देते हो, हेलोएरिन जो है इनके ऊपर अगर आप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ऐड करते हो तो क्या हो जाता है? इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। भाई ऐसा कैसे? देखो ये भी पढ़ते हैं पर
जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन ये आ गया कि जो हेलो एरिन है, हेलो एरिन जिसे अपन ने ले लिया है, क्लोरोबेंजीन की बात ही कर लेते हैं। चलो, क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो व पेरा पोजीशन पर, पेरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जोड़ने पर, जोड़ने पर क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता, क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? इसका रीजन बताओ, ऐसा क्यों होता है? देखो, इसमें क्या आता है कि भाई जैसे ही क्लोरोबेंजीन, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा कि क्लोरोबेंजीन या फिर कोई भी हेलो एरिन लेते हैं अपन, तो उनकी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ऐड कर देते हो, तो वो उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो ऐसा कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, जैसे अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये है क्लोरोबेंजीन। देखो, क्लोरोबेंजीन की अपने ऑर्थो पोजीशन पे जैसे ऐड कर दिया नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप ऐड किया था हमने, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रो सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे अपन ने नाइट्रो ग्रुप ऐड किया है, और अपन कह रहे हैं कि इससे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति भी। ऐसा क्यों? देखो, जो नाइट्रो ग्रुप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह आप जोड़ देते हो, तो वो क्या करता है, जो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता, क्योंकि उधर से भी क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो वहां अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इजीली आपका जो हैलोजन है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में निकल जाएगा और आने वाला न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो इसमें जैसे अपन बात करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर मूव करते हैं, तो यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, और आगे क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, आगे देखो इस प्रकार से बन जाएगी। आगे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बन जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड आगे डबल बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ये क्लोरीन। अब इस पे देखो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये किसके कारण आया है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह ने क्या कर लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसलिए इस कार्बन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब देखो आगे ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है, देखो एक बार चलो इनको लिख लेते हैं एक बार, ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मूव कर जाएंगे तो आगे क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर अपनी,
आगे स्ट्रक्चर बनेगी इस प्रकार से। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये अपना एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और इस पे क्या आ गया ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन और यहाँ पर क्लोरीन। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अभी यहाँ पर इस वाले कार्बन पे आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी अपनी स्ट्रक्चर, इस प्रकार से बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड बन गया और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ऑक्सीजन और ये आ गया क्लोरीन। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया। अब देखो इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। देखो क्या बन जाएगी अगली स्ट्रक्चर, अगली स्ट्रक्चर जो है वो ये बन जाएगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड है अपना, ये डबल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये आ गया क्लोरीन। तो ये क्या है, जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हेलो एरिन से जुड़ जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो है वो हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो डिक्रीज करेगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मैं मान लेती हूँ OH माइनस आ रहा है, तो वो इजीली क्या कर देगा, यहाँ पर अटैक कर देगा और यहाँ से किसको प्रतिस्थापित कर देगा, हेलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा। तो इजीली अपनी रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। इसलिए अपन कहते हैं कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जब आप कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जोड़ देते हो तो वो जो हेलो एरिन है उसकी रिएक्टिविटी नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे अपन बात करें, ये तो थी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जहां पर देखो फिर से एक बार देख लो कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ऐड करते हो तो वो हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन पे क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो वहां पर इजीली आपका न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर माना OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक कर रहा है तो इजीली वो क्या कर देता है, हेलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और वो नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया इजीली हो जाती है। ठीक है, अब देखो जैसे अपन बात करें कि भाई जो आपका नाभिक से नहीं आएगा, जैसे अभी यहाँ पर बात की, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ने तो क्या कर दिया, उसने तो कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा हुआ था उस पर क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। अब वहां पर आसानी से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और वो हेलोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब देखो कैसे प्रतिस्थापित करता है वो देखते हैं। जैसे अपन बात करें, आपने लिया यहाँ पर हेलोजन था और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब देखो नाइट्रो ग्रुप ने तो क्या कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दी तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अभी पहले भी लिखा मैंने, OH की बात कर लेते हैं, OH माइनस लिया है, वो क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा। अब आपको पता है ये बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी, तो यहाँ से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। देखो आगे वाली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस प्रकार से बन जाएगी। ये आपका क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर क्या हुआ, किसने अटैक किया है, OH ने अटैक कर दिया है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है एज इट इज और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो समूह और यहाँ पर क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये आगे मूव हो जाएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो आगे क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर अपनी। देखो आगे जो बनने वाली स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनेगी, ये रिंग बन गई और आगे ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इधर डबल बॉन्ड है अपना और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है और इधर कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए इस वाले डबल बॉन्ड के, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे। अब देखो आगे अगली स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, अगली स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इसके दो, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है
और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर OH। अब देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो डबल बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो यहाँ से जो अब यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। तो 5 वैलेंसी कार्बन तो स्टेबल नहीं होती, किसी न किसी एक बॉन्ड को ब्रेक होना होता है यहाँ से। तो जो भी कोई गुड लिविंग ग्रुप होगा, आपको पता है हेलोजन जो है वो अपने आप में गुड लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकलने वाले समूह है, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, ये हेलोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, आगे जब बात करेंगे तो ये बन जाएगा भाई प्रोडक्ट अपना इस प्रकार से, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब OH जुड़ जाएगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाएगा Cl- की फॉर्म में। तो ये इस प्रकार से आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होते हैं। फिर से एक बार देख लेना, जैसे आपने कहा कि भाई ऑटो पोजीशन पे आपने क्या कर दिया, कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जोड़ दिया, उसने क्या किया, इस वाले कार्बन पे क्या किया, इलेक्ट्रॉनों ने, तो इसने तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ था उस कार्बन पे अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल जो है उसने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होकर लास्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और लास्ट में क्या हो जाता है, अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। तो उस केस में किसी भी एक ग्रुप को यहाँ से निकलना होता है, कोई भी एक बॉन्ड डिसोसिएट होगा, तो वो वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा जिससे जुड़ा हुआ जो एटम है वो क्या है अपने आप में, या फिर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या अपने आप में गुड लिविंग है, जो आसानी से निकल सकता है। हेलोजन जो है वो अपने आप में गुड लिविंग है और वो क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। तो अपन इस अभिक्रिया को बोलेंगे, जैसे नाम क्या है, नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा नाभिक श्रेणी आया, उसने हेलोजन जो अपने आप में नाभिक श्रेणी है उसको क्या कर दिया, यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया। इसलिए अपन कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो है वो क्या कर देता है, नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति क्या करता है, क्रियाशीलता को बढ़ा देता है हेलोएरिन की। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन ने देखा। इससे पहले अपन ने देखा कि क्लोरोबेंजीन जो है वो उस पर जुड़ा हुआ जो समूह होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग समूह है, वो किस प्रकार से हेलोजन वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, और इसमें अपन ने देख लिया कि किस प्रकार से आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। तो इससे आगे अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, जैसे ये यहाँ तक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसके बाद में आएगी अपने एलिमिनेशन रिएक्शन, और ऐसे आएंगी रिएक्शन विद मेटल। फिर ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।